नमस्कार, मैं आकांक्षा आपका आपके अपने शो शक्ति सल्यूट टू अ ग्रेट इंडियन वुमेन में हार्दिक स्वागत करती हूँ। भारत भले ही सदा से एक पुरुष प्रधान देश रहा हो, लेकिन इस देश में नारी को शक्ति व देवी का स्वरूप माना गया है। आज ये शक्ति समाज के हर क्षेत्र में पुरुषों के साथ कंधे से कंधा मिलाकर चल रही है। आज इस शक्ति ने अपनी शक्ति को समाज, परिवार व कार्य क्षेत्र के शिखर पर स्थापित कर यह साबित कर दिया है कि वह इस धरती पर सबसे शक्तिशाली शक्ति है। हमारे इस शो में हम ऐसी ही कुछ महिलाओं से बात करेंगे जिन्होंने विभिन्न विपरीत परिस्थितियों का सामना करते हुए स्वयं को समाज के सर्वोच्च स्थान पर स्थापित किया। ये है कल्पना मोरपारिया, आज की भारतीय नारी के लिए एक आदर्श और प्रेरणा। किसी आम महिला की तरह कल्पना ने भी मुंबई की लोकल बसों पर सवार होकर अपनी स्टडी पूरी की। कल्पना ने अपनी पढ़ाई रसायन विज्ञान में की और बाद में चलकर LLB भी किया। स्टडी के दौरान कल्पना ने टीचर की जॉब की, पर यह जॉब उन्हें रास न आई। कल्पना ने बिना किसी MBA डिग्री के बैंकिंग सेक्टर में कदम रखा। कल्पना ने बैंकिंग में स्ट्रगल करना शुरू किया और आज कल्पना वो एक ऐसे मुकाम पर है जहां देश के सभी प्रतिष्ठित मैनेजमेंट कॉलेज के टॉपर स्टूडेंट की ख्वाहिश होती है कि वह भी इस मंजिल तक पहुंच सके। आज के इस शो में हम ऐसी ही शक्ति स्वरूपा कल्पना मोरपारिया से मिलेंगे, जो एक मध्यम वर्गीय परिवार की आम महिला थी, लेकिन आज वह बिजनेस वर्ल्ड की एक खास महिला है। आज उनका नाम बिजनेस में टॉप बिजनेस वुमेन में लिया जाता है। आज के इस एपिसोड में हम उनसे मिलेंगे और उनके कुछ अनछुए पहलुओं के बारे में बात करेंगे। आइए करोड़ों की वार्षिक आय वाली आम से खास बनने वाली शक्ति स्वरूपा कल्पना मोरपारिया से मिलते हैं। थैंक यू। नमस्कार कल्पना। नमस्कार। आपका हार्दिक स्वागत है हमारे शो में। थैंक यू। कल्पना जी, ये आम से खास बनने का सफर आपके लिए कैसा रहा? एक आम महिला से एक मल्टीनेशनल कंपनी की CEO बनने का सफर कैसा रहा? बहुत ही अच्छा रहा है, बहुत ही इंटरेस्टिंग रहा है। मुझे कभी भी कल्पना नहीं थी, जो मेरा नाम है, कभी भी कल्पना नहीं थी कि मैं कभी कुछ बनूंगी। मैं जब छोटी थी तभी हर जो मेरे एज की औरतें, लड़कीज़ हैं, उनकी तरह मैं सोच रही थी मेरी शादी होंगी, मेरे बहुत सारे बच्चे होंगे और लाइफ ऐसे जैसे बॉलीवुड में दिखाते हैं वैसा वंडरफुल लाइफ होगी। पर मेरी माँ ने तय कर लिया था कि मुझे अपने पैर पे खड़ा रहना चाहिए और पढ़ना चाहिए, बेस मिनिमम लेवल ऑफ एजुकेशन लेना चाहिए, और वहाँ से यहाँ तक का सफ़र बहुत इंटरेस्टिंग रहा। ये जो आपका सफर रहा है CEO तक का, इसमें कई मुश्किलों का भी आपको सामना करना पड़ा हो। ऐसी कौन सी मुश्किलें हैं जो आज भी आपको याद आती हैं? एक तो जो मेरा, जैसे मैंने बताया आपको, कोई ध्येय नहीं था, कोई ऐसे विजन नहीं था कि मुझे ये करना है। मैं इतनी एम्बिशियस भी नहीं थी कभी भी पढ़ाई में। तो अब जब मैं सोच रही हूँ अपने पास्ट को, तो मैं विश आई वॉज मोर एम्बिशियस। तो मैं ज़्यादा फोकस से पढ़ती, कोई मैनेजमेंट डिग्री लेती शायद। तो मैंने मेरे अंडर ग्रेजुएशन साइंस में किया, उसके बाद में मैंने लॉ किया और मैंने एक बैंक में काम किया। तो ये मेरे लिए चैलेंज थी, क्योंकि बैंक में एक समय ऐसा आया कि मुझे बताया गया कि आपको अभी ट्रेजरी हैंडल करना है, जो वो बैंक फंडिंग करती है और पैसे मैनेज करती है। तो मेरे पास कोई उनके लिए कोई ट्रेनिंग नहीं थी। तो ये ज़रूर एक मुश्किल थी। That was your inborn talent, I would say. यस। अच्छा, आप ये बताइए कि 70 के दशक वाली जो कल्पना थी और आज की जो कल्पना है, उसमें क्या अंतर देखती हैं आप? मैं तो बहुत सारा अंतर देखती हूँ। 70 की जो कल्पना थी वो बहुत इम्पेशेंट थी, बहुत जल्दी उसको गुस्सा आ जाता था। आज 40 साल बाद
मुझे ऐसा लगता है मुझे बहुत कम समय में वेरी वेरी फ्यू ओकेजन्स गुस्सा आता है, मच मोर पेशेंट देन बिफोर। 70 की जो कल्पना थी जिसने ICICI ज्वाइन किया, वो कभी भी सोच नहीं सकती थी कि मैं कुछ भी कर सकती हूँ। आज मुझे ऐसा लगता है कोई भी चैलेंज दो, मैं ज़रूर उसको सॉल्व कर सकूँगी। आप बचपन से एम्बिशियस नहीं थी, फिर ऐसा कौन सा टर्निंग पॉइंट आया जिसकी वजह से आपको आज ये एम्बिशन मिला कि आज आप CEO हैं? वो डेफिनेटली मेरे ICICI ऑर्गेनाइजेशन, क्योंकि मुझे आज भी याद है मेरा पहला दिन ICICI में, वो 5 नवंबर 1975। उस समय में हमारी ऑफिस 9:30 से 5:45 तक रहती थी, और मेरे पहले दिन 6 सवा 6 बजे किसी ने आके मुझे बताया, आपको घर नहीं जाना क्या? मैं इतनी अपने वर्क में फर्स्ट डे इन्वॉल्व थी। तो ICICI एक ऐसी ऑर्गेनाइजेशन थी, और उस समय वो फाइनेंस दे रही थी इंडियन इंडस्ट्री को, और तभी इंडिया इंडस्ट्रियलाइज हो रहा था। तो वो हम बहुत ही फॉर्चुनेट थे। वो छोटा सा ऑर्गेनाइजेशन था, हम करीबन तभी 300 साढ़े 300 लोग थे, और वो छोटा सा ऑर्गेनाइजेशन इतनी इन्वॉल्व था इंडिया के फाइनेंशियल सेक्टर और इंडस्ट्रियल ग्रोथ में, तो वो बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज़ दी और मेरा पूरा ओरिएंटेशन चेंज हो गया। ओके, देन इन एवरीबडीज लाइफ, सबकी लाइफ में एक ऐसा सपोर्टिव होता है जो आपको उस मुकाम तक पहुंचाता है। आपकी लाइफ में आपकी फैमिली ने या किसी एक इंडिविजुअल ने ज़रूर ऐसा रोल प्ले किया होगा जो आज आप इस मुकाम पे हैं। मेरी पर्सनल लाइफ में मेरी माँ और मेरे हस्बैंड दोनों ने बहुत सपोर्टिव रोल प्ले किया है। मेरी माँ जो अब नहीं है, उन्होंने इतना सारा हमको पुश दिया कि अपने आप पे खड़े रहो, वुमन मस्ट बी सेल्फ सफिशिएंट। वो उस समय की माँ ज़्यादा करके ये सोचती थी बेटी कब बड़ी हो जाए उसकी शादी कर दे। मेरी माँ एग्जैक्टली ऑपोजिट सोचती थी। वो सोचती थी मेरी बेटी बड़ी होके अपने आप पे कुछ बने, अब इकोनॉमिक इंडिपेंडेंस पाए, उसके बाद में वो शादी करे। और जब मेरी शादी हुई तब मैं सेकेंड ईयर लॉ में थी, और मेरे हस्बैंड ने मुझे बहुत इनकरेज किया कि मैं लॉ पूरा करूं और उसके बाद में भी काम करूं। और मेरे जो करियर में है उनमें बहुत सारे मेरे बॉसेस का हाथ रहा है मेरी कामयाबी में, खास करके मिस्टर KV कामत, जो कि ICICI के CEO थे। मिलते हैं ब्रेक के बाद मैम। आज के काम को कल पर मत छोड़ो, ऐसे वक्तव्य पर विश्वास रखने वाली कल्पना जी के कुछ और अनछुए पहलुओं को जानेंगे ब्रेक के बाद। स्वागत है आपका शक्ति सल्यूट टू अ ग्रेट इंडियन वुमेन में। मिलते हैं कल्पना जी से और जानते हैं उनके कुछ और अनछुए पहलू। ऐसे कुछ तो था, देयर इज समथिंग आई रेड एज दैट हैव रियली टच्ड योर हार्ट एंड इंस्पायर्ड यू। So I think my work has always been my life. मैंने कभी भी अगर मेरी फैमिली में कोई ओकेजन हो या कोई प्रेशर हो, तो मैंने हमेशा यही देखा है कि मेरा काम पहले आए फिर बाद में। तो मैंने जो कुछ भी कॉम्प्रोमाइज़ किए वो मेरी पर्सनल और फैमिली लाइफ में किए हैं, वर्क में कभी भी नहीं किया। और ऑलवेज ये था कि जो मैं काम कर रही हूँ ये सिर्फ एक कंपनी नहीं है जो मुझे हर महीने पैसा देती है, या ये कंपनी नहीं है जो हम चेक लिख के इंडस्ट्री को देते हैं। मुझे ऐसा लगता था कि ये कोई हायर पर्पस है, हम इंडिया को इंडस्ट्रियलाइज कर रहे हैं। हम फिर जब 90s में लिबरलाइजेशन आया तो हम ऐसा सोच रहे थे कि हम पूरा इंडिया का फाइनेंशियल सेक्टर का जो इकोसिस्टम है उसको बदला रहे हैं। तो जो हायर पर्पस रहता है उससे इतना सारा आइडेंटिफिकेशन था कि दैट इज़ व्हाट हैज़ टच्ड मी एंड मोटिवेटेड मी द मोस्ट। अपार्ट फ्रॉम JP Morgan,
और कौन से ऐसी ऑर्गेनाइजेशंस थी जहाँ पे आपने काम किया और आपका एक्सपीरियंस कैसा रहा? तो पहले मैंने जैसे आपको बताया, हाँ, मैं एक तो आईसीआईसीआई में ICICI 33 इयर्स मैंने हाँ। आईसीआईसीआई में स्पेंड किए। फिर वहाँ रिटायरमेंट एज था, इसलिए मुझे रिटायर होना पड़ा। Was और it your first job? What was that? उसके पहले मैंने 1 साल लॉ फर्म में बिना हाँ। पैसे से काम किया था, सो देयर वाज नो पे। दैट वाज मोर लाइक अ ट्रेनिंग एज अ लॉयर। तो ऐसे समझे तो आईसीआईसीआई मेरा फर्स्ट जॉब था, और मैं वहाँ से रिटायर हुई जॉइंट मैनेजिंग डायरेक्टर बन के। फिर मुझे ऐसा लगा कि 58 59 तो बहुत, इट्स टू यंग टू रिटायर, एंड एज इन एनी केस इज अ बायोलॉजिकल रिकॉर्ड, सब अपने मन में है एज क्या है। तो जब ये जेपी मॉर्गन का ऑफ़र आया, जेपी मॉर्गन और एक इन्वेस्टमेंट बैंक का ऑफ़र था, और मैं बहुत ही फॉर्चुनेट और नसीबवान हूँ कि मुझे जेपी मॉर्गन जैसा बढ़िया बैंक मिला। आप टॉप बिजनेस वुमेन हैं। इसके अलावा आप एक भारतीय फाउंडेशन नाम की समाज सेवी जो है संस्था, उससे भी जुड़ी हुई हैं। तो आप अपनी प्रोफेशनल लाइफ और ये कम्युनिटी लाइफ को कैसे मैनेज करती हैं? तो मैं हमेशा इतनी अपनी काम में जुड़ी रहती थी कि मैं जब देखती पढ़ती जो हमारे सोशल डिसएडवांटेजेस है तो मुझे बुरा लगता, पर मैं कुछ करती नहीं, कभी कभार एक चेक लिख देती। फिर मेरे एक कॉलीग है नचिकेत मोर करके, हमने बहुत साल साथ में काम किया है। वो बहुत सोशली ओरिएंटेड थे, और उन्होंने मुझे इनकरेज किया कि एक बार मैं मुंबई मैराथन में पार्ट लूँ, और हम दोनों ने मिलके 1 करोड़ रुपया जमा किया था वो दौड़ के समय में। और तब से मुझे ऐसा लगा कि अगर मैं जो मेरी मैनेजरियल कैपेबिलिटीज़ है, जो इतनी मैं वर्क में जुड़ी रहती हूँ, अगर मैं थोड़ी सी भी वो मेरी मैनेजरियल कैपेबिलिटी सोशल काम में करूँ तो इट विल हैव अ वेरी गुड इम्पैक्ट। तो मैं तब से देख रही थी कि कौन सा ऐसा ऑर्गेनाइजेशन है जो स्केल से काम कर रहा है, खास करके डिसएडवांटेज्ड पॉपुलेशन में काम कर रहा है। तभी किसी ने मुझे बताया भारती फाउंडेशन के बारे में, और मैंने एक स्कूल अडॉप्ट की। मेरी मम्मी हमेशा कहती थी कि मेरे भाई का लड़का वो अपाहिज था, उनसे नाम से कुछ कर देना, तो मैंने उनके नाम से एक स्कूल अडॉप्ट की थी। और फिर भारती फाउंडेशन ने मुझे इनवाइट किया फाउंडेशन ट्रस्टी ज्वाइन करने के लिए। और अभी हाल में ही हम लोग ने एक पूरा दिन बिताया पंजाब की रूरल स्कूल्स में। ये जो Okay. भारती 250 स्कूल्स किए उन्होंने 7 स्टेट इंडिया Okay, में, वो सभी रूरल एरियाज़ में है। okay. और जो गर्ल्स और बॉयज़ जो पढ़ रहे हैं वो बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट, एंड फ्रॉम द मोस्ट डिसएडवांटेज्ड फैमिली दे गेट एजुकेशन फ्री ऑफ कॉस्ट। Okay, and what are your future plans? मतलब आपके future plans क्या हैं इसको लेकर? इसको लेकर मैं वही बोलती हूँ कि हम लोग अपने जो सैल्वेशन ले लेते हैं कि हमने एक चेक दे दिया, उसके बजाय ज़्यादा ज़रूरत है कि हमारे मैनेजरियल टैलेंट्स दे ये ऑर्गेनाइजेशन को। तो मैं भारती से बहुत जुड़ी हूँ, सिर्फ मीटिंग्स में भी नहीं, मुझे कभी भी कोई भी आइडिया आ रहा है या किसी ने कुछ बताया कि ये टेक्नोलॉजी यूज़ करते हैं, या ये और कोई आप कोई स्पोर्ट्स के इसमें एनजीओ काम कर रहा है तो उन्हें कैसे कनेक्ट करे। और अभी ये मैं एक फोकस करके ये भारती फाउंडेशन का करना चाहती हूँ। अगर आपको टाइम मशीन में बिठा दिया जाए और आपसे बोला जाए कि अपने पास्ट में जाओ या फ्यूचर में, तो आप कहाँ जाना चाहेंगी? ज़रूर फ्यूचर में, क्यों? बिकॉज लाइफ इज़ ऑल अबाउट चैलेंजेस टुमारो। मैं क्यों पीछे देखूँ? एंड इफ यू गो टू पास, देन व्हिच थिंग्स वुड यू लाइक टू करेक्ट? कौन सी चीज़ें सही करना चाहेंगी? I would definitely want a child. I don't have children. So whether it's a biological child or an adopted child, one big regret in my life. इसी क्वेश्चन से एक क्वेश्चन और, कितना इम्पोर्टेंट होता है एक महिला के लिए शादी करना, परिवार बनाना, अपनी आइडेंटिटी को इस समाज में प्रूव करने के लिए? जब मैं छोटी थी तभी मानती थी कि ये बिल्कुल आवश्यक है। You know, a woman must get married, she must have children. वही कंप्लीट कर सकती है एक वुमन को। अब जब मैं यहाँ हूँ तो मुझे ऐसा नहीं लग रहा है, मुझे लग रहा है अ वुमन शुड डू एग्जैक्टली व्हाट शी वांट्स टू डू। इफ शी वांट्स टू गेट मैरिड एंड वर्क, शी शुड डू दैट। इफ शी डजंट फील लाइक वर्किंग, शी शुड नॉट डू दैट।
But I have a big regret कि I don't have children. But you have a number of children in the school of Bharti Foundation. That is absolutely right. All of 39,000 children are yours. आज आपका नाम टॉप 50 बिजनेस वुमेन में लिया जाता है इंटरनेशनल वर्ल्ड बिजनेस में. हाउ डू यू फील अबाउट दैट? I don't think that matters to me. You know, being part of a power list, whether it's business or overall, you know, means little to me. मुझे सबसे ज़्यादा खुशी ये रही है कि कितनी सारी लाइफ्स आई हैव टच्ड इन माय करियर. अभी करीबन 38 इयर्स का करियर रहा है मेरा बैंकिंग और फाइनेंशियल सर्विसेज में, और कितने सारे लीडर्स से मैंने इंटरेक्ट किया है. कितने सारे लीडर्स जो मेरे टीम मेंबर्स हैं आज बहुत बड़े लीडर्स बन गए हैं, तो उन्हें देख के मुझे बहुत खुशी होती है. अभी हाल ही में मैं एक फंक्शन में गई थी दुबई में, और मेरी एक एक्स कॉलीग मिली ICICI से, और मैं उसको पहचानती थी. उसका नाम मीनल है. वो कतार में रह रही है. अभी वो कोई और कंपनी के लिए काम कर रही है. उन्होंने आके मुझे बताया, मैम आज भी मुझे याद है आपने जो 1 घंटा मेरे साथ स्पेंड किया था एक एयरपोर्ट पे, आपने मुझे लाइफ के जो लेसन्स दिखाए मुझे आज तक याद है. एंड दैट्स व्हाट मेक्स मी हैप्पी. आपसे मिलकर बहुत अच्छा लगा कल्पना जी, और आपके बारे में जानकर भी. अभी तक तो सिर्फ मैंने पढ़ा था, आज जानकर मिलकर बहुत खुशी हुई. और मुझे आशा है कि भारत की सभी महिलाओं को ही नहीं, बल्कि जितने भी भारत के लोग हैं, भारतीय हैं, उन्हें आपसे बहुत सारी बातें सीखने को मिलेंगी. थैंक यू. मुझे भी बहुत अच्छा लगा आपको मिलने से. ब्रेक के बाद आपका स्वागत है. अभी तक हम मिले थे कल्पना मोरपारिया से. अब हम मिलेंगे बेघर, बेसहारा बच्चों और लोगों के चेहरों पे मुस्कान बिखेरने वाली महान शक्ति स्वरूपा सिस्टर क्रिस्टोबल. साल की उम्र में जब लोग दूसरों से उम्मीद रखते हैं, तो वहीं कुछ लोग ऐसे भी होते हैं जो दूसरों का सहारा बनते हैं. इस विचार को मन में रखते हुए लगभग 20 सालों से फुटपाथ पर हर सुबह बेघर बेसहारा लोगों को सहारा देकर उनकी खुशियां बनती हैं. ये जादू कोई और नहीं बल्कि सिस्टर क्रिस्टोबल और उनकी सहयोगी करते हैं. सिस्टर ने मदर टेरेसा से प्रभावित होकर ये मुहिम की शुरुआत की. वो खुद भी एक कैंसर पेशेंट रह चुकी हैं. उनकी इस मानव सेवा की मुहिम में कई और स्वयं सेवक और नन जुड़ते गए. आज ये संस्था हर माह लगभग 1500 बेसहारा लोगों को सहारा देती है. तो आए हम अपने हाथों को उठाकर उनके इस मानव सेवा के जज्बे को सलाम करते हैं, जो इस भारतीय समाज के लिए ही नहीं बल्कि मानव समाज के लिए भी एक मिसाल है. First of all, God has inspired me because He is love. Wherever there is love, there is God. And humanity needs love. We need God. God doesn't need us. But we need each other and we need God. That's right. For 25 years, I was with Mother Teresa as a missionary of charity. And when I got cancer, I thought I would be dying because I was given 5 years to live. But then Mother Teresa blessed me, gave me a rose, a medal and a statue, and she said, you'll be okay. So I decided to reach out to the poor on the street that couldn't come to our homes for help because their legs are wounded, they're lying in the gutters, they are starving. So I said, let me go to them. Before, I used to pick up dying people from the road and put them in the homes for Mother Teresa. But I don't want them to reach that stage. So if I can have rooms like this all over the city where anybody can come for a meal, clean clothes, a bath, haircut,
they will want to get a job. They won't want to die on the road. So that is my dream, that nobody in India or anywhere should die on the road. In Bombay, we go all over the city, right up to Panvel, Ghatkopar and all. But we've started in Goa and in Pune. Thank you. God bless you. तो ये थी आज के हमारे शो की दो शक्ति स्वरूपा, कल्पना मोरपारिया और सिस्टर क्रिस्टोबल। अगले एपिसोड में हम मिलेंगे कुछ और शक्तियों से और जानेंगे उनके अनछुए पहलुओं के बारे में। तब तक के लिए हमें दीजिए इजाज़त। नमस्कार।